है। नमस्कार, मैं शिल्पा इस सेशन की मॉडरेटर आप सबका स्वागत करती हूँ शिक्षा के इस लाइव वेबिनार में। आज का हमारा चर्चा का विषय है प्राइवेट नौकरी से बेहतर सिविल सर्विसेज, एक मिथक या सच्चाई। दैट मीन्स व्हाई चूज सिविल सर्विसेज ओवर कॉर्पोरेट जॉब्स। यहाँ आपको बताना चाहूंगी, सिविल सेवा में करियर वैसे तो देश में कई लोगों के लिए एक ड्रीम जॉब है। हालांकि अगर बात करूं, भारत में युवाओं के बीच कॉर्पोरेट सेक्टर में भी करियर एक पसंदीदा विकल्प है। तो आज हम इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं श्री गगन सिंह मीना, वर्तमान में आईपीएस अधिकारी के रूप में नामित। इस सत्र में मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूं गगन जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं गगन जी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। हमें भी काफी खुशी महसूस हो रही है कि आप हमारे सेशन में समय दे पाए। साथ ही आज के जुड़े अटेंडीज को मैं बता दूं, अगर आपके कुछ प्रश्न हो या सुझाव हो आज के सेशन से जुड़े हुए, तो आप हमें क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स या फिर चैट पर भेज सकते हैं। मैंने ये दोनों ही ऑप्शन आप सबके लिए ओपन रखे हैं और मैं भरपूर प्रयास करूंगी कि आपके भेजे प्रश्नों का उत्तर मैं हमारे आज के एक्सपर्ट से दिलवा पाऊं। चलिए रुख करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ की तरफ। गगन जी, सबसे पहले आपके बारे में हम और जानना चाहेंगे, कैसे आई आईपीएस बनने की प्रेरणा? मैम, जो मेरा कैरियर था, मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से मैंने की थी 10th तक। उसके बाद 12th के साथ ही मेरा आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हो गया। आईआईटी बीएचयू वाराणसी से मैंने जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में अपनी बीटेक प्लस एमटेक दोनों की थी। जब मैं कॉलेज के दौरान था तब मैंने जो गांव की बहुत सारी समस्या थी उन सारी समस्याओं को देखा, तो मैंने ये पाया कि ये सारी जो समस्या है, इन समस्याओं का समाधान केवल जो प्रशासनिक सेवा है उसके माध्यम से ही हो सकता है। इंजीनियरिंग में मेरा सीजीपीए काफी अच्छा था। कॉलेज में भी मेरे जो सीजीपीए लगभग 8.8 थे। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग थी उसको छोड़ के मैं प्रशासनिक सेवा पे इसीलिए आया क्योंकि ये ऐसी एक सर्विस है जो हमें किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गांवों के लिए, शोषित पीड़ित वंचित जितने भी वर्ग है उनको काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। यहाँ पे न केवल हम उन पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं बल्कि जो पॉलिसी निर्धारण में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं एक सिविल सेवा के अंतर्गत आऊं और काम करूं। इस साल मुझे जो यूपीएससी 2021 हुई थी उसमें मुझे आईपीएस में मेरा चयन हुआ है और वर्तमान में प्रयासरत हूं कि मेरा आईएएस के अंतर्गत चयन हो जाए। इस बार फिर से मैं मेंस एग्जाम दिया हूं उस वजह से। गगन जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब लिटरली मैंने फ्लो चार्ट बना दिया कि आपका ये स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद कोई अच्छे पद पर नहीं जा सकता। आपने यहीं पर स्टीरियोटाइप जो है ब्रेक कर दिया। सरकारी स्कूल से पढ़े, फिर आपने आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया, बीटेक एमटेक किया, फिर ग्रास रूट लेवल की जो परेशानी है उसको ऑब्जर्व किया, और आपने बहुत सही बात कही कि प्रशासनिक सेवा करते हैं तो हम इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखते हैं और हम इन लेवल पर काम कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपके बारे में रही और धन्यवाद आपका ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो आपने दिया। गगन जी, अगर हम आज की चर्चा के विषय पर आए और अगर मैं दोनों करियर विकल्पों की तुलना करूं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन काफी जाने माने कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो एक अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट होने के बावजूद यूपीएससी के लिए कोशिश करते हैं। जबकि अगर बात करें कि पैकेजेस की, कॉर्पोरेट में उनको ज्यादा शानदार पैकेज मिल सकता है लेकिन वो फिर भी यूपीएससी को प्रेफरेंस देते हैं। आपकी समझ से इसका क्या रीजन है? मैम, वैसे तो जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर गवर्नमेंट जॉब, वो दोनों का अपने अपने क्षेत्र में योगदान है। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो गवर्नमेंट भी इतने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती। इसलिए प्राइवेट सेक्टर एक अपने आप में विकल्प है। लेकिन जो सिविल सेवा है वो कोई दूसरे क्षेत्र में हमको काम करने के लिए अवसर देती है। प्राइवेट सेक्टर में रह के हम केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत काम कर सकते हैं, जबकि हम सिविल सेवा में किसी जिले के अगर हम डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। जॉब डाइवर्सिटी इसके अंतर्गत काफी होती है। जो सिविल सेवा का एक फायदा ये होता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा इसके साथ जुड़ी रहती है।
अगर हम सिविल सेवा में जाते हैं तो न केवल हमारा बल्कि हमारे गांव का, समाज का और राज्य के साथ साथ हम देश के लिए काम कर सकते हैं। जबकि जो प्राइवेट नौकरी के अंतर्गत हम केवल एक ही सेक्टर में जो 8 से 5 की नौकरी हो जाती है और उतना ही काम कर पाते हैं। जबकि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा के अंतर्गत जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी हमें काफी क्षेत्रों के अंतर्गत काम करने का मौका भी देती है। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमें शिक्षा के अंतर्गत कोई सुधार करना है, गरीबों के लिए कोई काम करना है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम करना है, महिलाओं के लिए कोई काम करना है। तो ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें हम रह के जो एक मोनोटोनस सर्विस होती है वो मोनोटोनस सर्विस नहीं होती, बल्कि जो जॉब डाइवर्सिटी। आई गेस इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया है। हाँ जी गगन जी। हाँ मैम, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंतर्गत इतनी सारी जॉब डाइवर्सिटी नहीं होती। और मैम, आप जो पैकेज की बात बोल रही थी कि जो प्राइवेट जॉब है उसके अंतर्गत काफी अच्छे पैकेज मिलते हैं। मेरे काफी सारे दोस्त भी है जो 30 लाख 35 लाख अभी उनको कॉलेज के साथ पैकेज मिला है, या फिर जो बीटेक करने के बाद उन्होंने एमबीए किया है आईआईएम जैसे बड़ी संस्थानों से, उसके बाद उन्हें 40-50 लाख तक का पैकेज मिलता है। मैम, रुपए एक अलग बात होती है, और जो समाज के अंतर्गत जो सम्मान होता है वो सम्मान कभी पैसों से नहीं कमाया जा सकता। शायद मैं जीवन में 40 लाख 50 लाख रुपए साल की नौकरी कर पाता, लेकिन जिस जिस जो सम्मान मेरा इस बार सिविल सेवा में होने के बाद जो मेरे गांव ने, परिवार वालों के लिए या फिर दूसरे लोगों को जो मिलता है, वो सम्मान का एक अलग ही महत्व होता है। तो जो मेन जो मुख्य अंतर है, वो कोई पैकेज का कोई अंतर इसमें मुझे लगता नहीं है कि पैकेज है या फिर रुपए ज्यादा मिलते हैं। रुपए ज्यादा मिलने की वजह से कोई सिविल सेवा में नहीं आता। जो काम करने की जो इच्छा होती है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, लोगों के लिए, वही इच्छा हमें सिविल सेवा के अंतर्गत जोड़े रखती है। गगन जी, आपके मैं काफी सारे पॉइंट्स में अग्री करूंगी। आपने जॉब डाइवर्सिटी की बात करी। हाँ, कॉर्पोरेट में एक मोनोटनी आ जाती है, एक ही तरीके का काम करते हैं, लेकिन ये जो सरकारी नौकरी होती है इसमें हमें काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि हम काफी एरियाज में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके और इवॉल्व भी कर सके। साथ में आपने बात करी कि पैकेजेस उतना मैटर नहीं करता है जितना कि समाज में सम्मान मैटर करता है। ये भी हाँ, आईपीएस और आईएएस अधिकारी को जरूर समाज में बिल्कुल सम्मान मिलता है। चलिए इसी वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहती है जो हमें भेजा गया है क्यूएनए बॉक्स में। सर, कोचिंग वाले कहते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना पॉसिबल नहीं है विदाउट कोचिंग। आपका क्या मानना है गगन जी? मैम, मैंने तो कोचिंग लिया भी नहीं था। मैं जब दिल्ली में यहाँ पे आया था तो एक कोचिंग के अंतर्गत मैंने 3 क्लास ली थी बस, जो डेमो क्लास होती है। उसके बाद मुझे समझ में आ गया है कि क्लास से अच्छा तो मैं खुद पढ़ सकता हूँ। तो ये आप मेरा एग्जाम्पल ही ले सकते हो कि मैंने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी के द्वारा इस सर्विस को क्वालिफाई किया है। तो जो कोचिंग वाले कुछ भी बोलेंगे, कोचिंग वालों का तो ये थोड़ा, हाँ ये जरूर है कि कोचिंग हमको इसमें कुछ मदद कर सकती है, लेकिन कोचिंग के एक कोचिंग ही कारण नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो। कोचिंग में पढ़ने के बाद अगर हम घर पर नहीं पढ़ेंगे, हम सेल्फ स्टडी ना होगी, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इस सर्विस के अंतर्गत हमारा सिलेक्शन हो सकता है। कुछ स्टूडेंट जो मेरे साथ वाले हैं, जिनका अभी ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ, आईएएस आईपीएस दूसरे सर्विस में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बिना कोचिंग के ही सिलेक्शन हो गया है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जिनका कोचिंग के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन हो सकता है। आजकल यूट्यूब पे या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर हम उन सारे प्लेटफॉर्मों का अच्छे से यूज करें तो मैं मानता हूँ कि बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरा हुआ भी है मैम। जी, धन्यवाद गगन जी इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। वैसे तो काफी सारे प्रश्न हमारे लिए, आपके लिए है हमारे पास, लेकिन बच्चों के क्वेश्चंस को एड्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। यहाँ पर आप चैट पर देख पा रहे होंगे जो प्रश्न शारदा पटेल ने भेजा है कि एक आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिटी होना अनिवार्य है और क्या स्टडी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आई गेस ये ओवरऑल यूपीएससी के लिए क्या स्टडी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैम, ऐसे तो आईपीएस बनने के लिए जो मुख्य ऐसे क्वालिफिकेशन तो कुछ होती नहीं है। बस यूपीएससी की एग्जाम देनी होती है। एग्जाम में जब हम एक रिजल्ट आने के बाद डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसमें हमको प्रेफरेंस देनी होती है सर्विस की, जैसे आईएएस
इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऐसे करके 18-19 सर्विस होती है हमारी रैंक के अकॉर्डिंग, और जो हमने सर्वे प्रेफरेंस दी है उनके अकॉर्डिंग हमें सर्विस अलॉटमेंट हो जाती है। बाकी आईएएस के अंतर्गत कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो आईपीएस के अंतर्गत कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, बीएमआई होता है, हाइट होती है, आई साइट होती है, इस सब टाइप की थोड़ी थोड़ी चीज होती है जो नॉर्मल बेसिक लोगों के लिए लगभग वो क्वालिफाई होते हैं। जो इसमें मेन इशू आता है, एक तो हमारा कलर विजन का और दूसरा हाइट का या फिर बीएमआई का, तो ये इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है। और अगर बात करें यहाँ पे रमग्या का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टाइम मैनेजमेंट फॉर वर्किंग। अगर कोई काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, साथ के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज करें, अगर इस पे गाइडेंस मिल जाए तो। हाँ मैम, ये इसमें एक जो मुख्य इशू ये रहता है कि जो वर्किंग होते हैं उनके पास को काम पे जाना होता है, और काम से आने के बाद भी थोड़ी थकान महसूस रहती है, तो वो इतना पढ़ नहीं पाते। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट ऐसे हो सकता है कि जब अगर हम जॉब पे जा रहे हो या फिर मेट्रो से जा रही है, फिर किसी दूसरे व्हीकल से जा रहे हैं, तो हम ऑडियो का यूज कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर की रीडिंग ना करके यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो अवेलेबल रहते हैं, तो उन हम वीडियो को देख सकते हैं। तो उससे उससे हमारा जो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, उस टाइम में हम वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर हम जब वर्किंग आवर्स में है, तो वहां पर अगर इस प्रकार की कोई सुविधा है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम साथ साथ ये भी काम कर सकते हैं। अगर 2 घंटे का लंच होता है, और लंच को भी हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और वीकेंड का जो टाइम होता है, उसको हम घूमने या फिर इधर उधर जाने की बजाय हम उसको पढ़ने में अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस चीज में जो वैसे तो सारे जो कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं उनके लिए होता है कि वो सारी बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन एक स्मार्ट स्टडी की इसके अंतर्गत जो जरूरत होती है, जो मेन। गगन जी काफी छोटे से गांव से हमें कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। जी गगन जी, कंटिन्यू। जैसे कि मैम अभी जो मैं बता रहा था कि जो यूपीएससी के अंतर्गत काफी सारी बुक होती है, बहुत सारे टॉपर्स या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल देते हैं कि ये बुक भी पढ़नी चाहिए, ये बुक भी पढ़नी चाहिए। हमें एक जो टॉपिक है या फिर एक सब्जेक्ट है, उसकी एक ही बुक पढ़ने की जरूरत है। जितना कम हम अपना सिलेबस रखेंगे जो जॉब के साथ है, वो उनको और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें हमें स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। हम इसमें जो बुक का यूज कर सकते हैं, फोन का यूज कर सकते हैं, लैपटॉप का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमको जो सूटेबल हो उन सारी चीजों का हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करें। जैसे ट्रेवल में हम यूज कर सकते हैं, कभी घर जा रहे हैं तो वहां पे यूज कर सकते हैं, छुट्टी होती है हॉलीडे, उस दिन हम इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। आई होप नागराज, आपको जो भी चीजें बताई गई है, वॉट एवर सजेशन गगन सिंह हैज गिवन यू टू यू, यस आई कैन सी ऑल द कमेंट्स। गगन सर ने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जरूर ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आपके पास काफी समय है नौकरी करने के बावजूद, लेकिन उसको इंटेलिजेंटली कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें गगन जी ने बताया है। गगन जी चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपने अभी हमें चीजें बताई, जितने भी पॉइंटर्स बताए, उस पर 3 फॉलोअप क्वेश्चंस है, वो मैं पढ़ देती हूँ। अगर सर आप हमें बता पाए कि बेसिक डिफरेंस आईएएस, आईपीएस, आईआरएस एंड आईएफएस, इन तीनों टाइप्स, जो भी यूपीएससी के 3 टाइप्स के पोस्ट होते हैं, जैसे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, ये प्रश्न है। और जो अभी वर्तमान में जो भारत है, इसके अंतर्गत जो ऑल इंडिया सर्विस है वो 3 है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, आईपीएस, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो हाँ, जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, इनके अंतर्गत कैडर अलॉटमेंट होता है, और उन्हीं कैडर के अंतर्गत हमको काम करना होता है। जैसे मान लो मुझे एमपी कैडर अलॉटमेंट होगा, तो मैं एमपी के अंतर्गत ही अपनी जो टोटल सर्विस ड्यूरेशन है उसमें काम करूंगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मुझे सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला सकती है, क्योंकि अंत में जितने भी सारे सिविल सर्वेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। जो ग्रुप ए की सर्विस है, जो सेंट्रल सर्विस है, वो सेंटर की ही सर्विस होती है, वो राज्य के लिए नहीं भेजे जाते। जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन ट्रैफिक सर्विस है, या फिर इंडियन
पोस्टल सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ऐसे करके कुछ 15-16 टाइप की सर्विस होती है। इन सारी सर्विस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंटों की जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है ग्रुप ए की, वो सब इनसे भरे जाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ 1-2 ग्रुप बी की भी पोस्ट होती है, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर होता है, एक सेक्शन ऑफिसर होता है दानेप से, और पौंडुचेरी सिविल सर्विस, ऐसे कुछ 5-6 सर्विस ग्रुप बी की भी सर्विस होती है। ये सारी जो सर्विस होती है उनके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करवाता है, उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में जो रैंक होती है उस रैंक के अकॉर्डिंग हमें सर्विस अलॉटमेंट होता है। तो इन सब के लिए एक ही एग्जाम होती है। उसी एग्जाम से ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें आईएएस आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू के अंतर्गत भी 2 सर्विस होती है, एक इनकम टैक्स, दूसरा सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम। और जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो विदेश सेवा है, जो हमारे विदेश के अंतर्गत राजदूत होते हैं, कमिश्नर होते हैं, वो सभी इंडियन फॉरेन सर्विस से सिलेक्शन होता है, और फिर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो पोस्टिंग उनको दी जाती है। थैंक यू गगन जी, आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। शैलेश का ये प्रश्न है कि आईपीएस बनने के लिए हमें कितनी रैंक लानी पड़ती है करीबन? मैम, आईपीएस बनने के लिए ये अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जनरल में कोई आता है तो लगभग 200 में उनकी रैंक आनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस में लगभग 300 में उनकी रैंक आनी चाहिए, अगर एससी में आता है तो 600 तक चला जाता है, एससी एसटी के लगभग। तो ये हमें कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, और उस साल कितनी सीट अवेलेबल है। जैसे 2021 में जो सीएससी 2021 हुआ था, उसमें आईपीएस की 200 सीट थी। तो इस बार भी 200 सीट है, उससे पहले 150 सीट थी। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी में है, और किस कैटेगरी में हमारी रैंक किस लेवल पर है। गगन जी, वैसे अगर बात करें डिजिटल इंडिया की, ये जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है ताकि हम प्रमोट कर सके डिजिटल एजुकेशन को या सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को, लेकिन न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल अदा करता है, चाहे वो जर्नलिस्ट के लिए हो या कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, जनरल नॉलेज एनहांस करने के लिए हो। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर पढ़ने का दौर है वो गायब होता जा रहा है। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। अगेन इंटरनेट का इशू आ गया है गगन जी के एंड पर। कोई बात नहीं, हम इस प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। यस, गगन जी वापस आ गए हैं। हाँ जी, तो मैं अपना प्रश्न कंटिन्यू करती हूँ कि क्या आपने न्यूज़पेपर से पढ़ाई करी थी, और अगर पढ़ाई करी थी न्यूज़पेपर से तो किस तरह से करी थी? मैम, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं न्यूज़पेपर कंटिन्यूस कभी नहीं पढ़ पाता था, क्यों मेरे से उतना हो नहीं पाता था कि न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर उसका नोट्स बनाना। तो हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फायदे जरूर है। मैं तो ये कभी नहीं बोलूंगा किसी से कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो लगभग 1 घंटे आधा घंटे न्यूज़पेपर हमें डेली पढ़ना चाहिए। और जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके लिए ये जरूरी है कि हम अपना सिलेबस याद रखें थोड़ा, क्यों सिलेबस की हमें हेडिंग पता है, सिलेबस का हमें मैटर पता है, तो हम उन्हीं न्यूज़ों को पढ़ेंगे। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है, तो हमको ये न्यूज़पेपर से आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार की न्यूज़ हमें देखने की जरूरत है। मान लो कि क्रिकेट पृष्ठ के जो हम खेल पृष्ठ आता है उसको हमने 2 घंटे या फिर 1 घंटे खेल पृष्ठ ही पढ़ने पे दे दिया, लेकिन यूपीएससी में कभी खेल के बारे में पूछा नहीं जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो हमें ये जरूरी है, काफी जो हमारी पॉलिटिक्स है, इलेक्शन होते हैं तब पॉलिटिक्स की काफी न्यूज आती है कि इस पॉलिटिशियन ने इस प्रकार का स्पीच दिया, उस प्रकार की न्यूज भी कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि किस प्रकार की न्यूज हमें पढ़नी है, कौन सी न्यूज हमें छोड़नी है। तो अगर हमें ये आइडिया हो जाए तो उसके बाद जो न्यूज़पेपर पढ़ना काफी आसान भी होगा, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हमें काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। हाँ, मैं जैसे इंटरव्यू के टाइम होता था, मेंस के टाइम होता था, तब मैं जरूर न्यूज़पेपर पढ़ता था, और न्यूज़पेपर के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल्स मुझे पढ़ना है, कौन सी न्यूज मुझे छोड़नी है। न्यूज़पेपर में से हम कुछ कुछ एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, उन एग्जाम्पलों को हम सीधा सीधा यूज हमारी जो सिविल सेवा की जो मेंस एग्जाम होती है उस एग्जाम में हम सीधा सीधा उसका यूज कर सकते हैं। इससे हमारे जो मार्क्स है, एक क्वेश्चन में लगभग आधा मार्क्स भी अगर हम बढ़ जाता है तो 20 क्वेश्चन में 10 मार्क्स बढ़ेंगे, 4 पेपर में 40 मार्क्स बढ़ जाएंगे, और 40 मार्क्स से रैंक डिसाइड होती है, होना और ना होना 40 मार्क्स से पूरा डिसाइड हो जाता है। तो न्यूज़पेपर में पूरे नोट्स मत बनाओ, क्योंकि काफी सारी कोचिंगों के जो मैगजीन है वो मार्केट में पहले ही अवेलेबल है।
यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो 30 मिनट 25-20 मिनट के सारे अवेलेबल है, तो उनका हम यूज कर सकते हैं। क्यों हम अपनी खुद की मेहनत इसके ऊपर बेस्ट करें? तो हमें कॉस्ट बेनिफिट देखने की इसमें जरूरत होती है कि किस प्रकार से हम न्यूज़पेपर को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि इसका जो हमारी एग्जाम है उसमें बेहतर तरीके से उपयोग हो सकता है। थैंक यू गगन जी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन भेज रहे हैं। जैसे देवेंद्र और सत्येंद्र का क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करें। शुरुआत के लिए तो वैसे जब मैं तो अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं किस प्रकार से शुरुआत किया था। जब मैं कॉलेज में था तब मुझे बिल्कुल जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उनके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ा था, साइंस बैकग्राउंड से था थोड़ा। तो इतना ही मुझे पता नहीं था कि पार्लियामेंट के कितने फंक्शन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति भी होता है, लेजिस्लेचर और संसद के अंदर क्या डिफरेंस होता है। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले से काफी सारी चीज हमें नहीं आती, लेकिन नहीं आती तो उन्हें हमें सीखने के लिए कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। हम जो कुछ सब्जेक्ट देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस सब्जेक्ट से हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री से हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है। कुछ कुछ हम होगा कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर साइंस बैकग्राउंड से है, उनको कुछ चीज शुरू में समझ में नहीं आएगी, ये हो सकता है कि ये क्या चल रहा है, कैसे होगा। लेकिन हम उसको 3-4 बार जब पढ़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। और जब 5-6 बार हमारा एक जो बुक है उसका रिवीजन हो जाएगा तो वो बुक उतनी ही हमको समझ में आने लगेगी जितनी ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट को आती है। इसलिए इस एग्जाम के अंतर्गत हमें जो धैर्य की काफी ज्यादा जरूरत होती है। किसी चीज को एक बार पढ़ने पर वो समझ में नहीं आता तो उसको बार बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन वो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए कठिन परिश्रम, धैर्य और मेहनत, जब इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ, तो जो सारी चीज अपने आप सॉल्व होने लग जाती है। और वैसे तो कि कैसे स्टार्ट करें ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस पर्सन को कौन सी सब्जेक्ट पसंद है। अगर वो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे पढ़ना। जैसे मैं अपने फाइनल ईयर था तब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पे कुछ कुछ बेसिक बुक पढ़ने लग गया था, एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गया था कि किस प्रकार का मटेरियल होता है, टॉपिक सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो ये सारे। शायद फिर से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया है। आई होप आप सब समझ सकते हैं। एक गांव से आप सबके लिए ये सेशन कंडक्ट करना काफी मुश्किल है। जी गगन जी। सॉरी मैम, क्यों आज लाइट का थोड़ा यहाँ पे इशू है, दिल्ली में लाइट नहीं आ रही तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम कोई हो रही है दिक्कत सर। नहीं। मैं अटेंडीज को यही बता रही थी कि सर हमें इतनी मुश्किलों से ज्वाइन कर पा रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। वी आर थैंकफुल फॉर दैट। जी गगन जी। तो मैम इसमें पर्सन टू मैं बता रहा था कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस पर्सन को हमें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और जिस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट है उसी से उनको स्टार्ट करना चाहिए। टॉपर से या फिर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी अलग राय होती है, उनको हम फॉलो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की जो रणनीति और स्ट्रेटजी बनाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खुद का टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर हमको कोई नहीं जान सकता। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रख के करेंगे, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, धैर्य, लगन, और जितनी भी काफी सारी चुनौतियां इस एग्जाम के अंतर्गत आएगी, जरूर आती है। मेरे लिए भी काफी सारी ऐसी चुनौतियां इस एग्जाम में आई थी। मेरे दादाजी की एग्जाम से 1 महीने पहले लगभग डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम के लिए आया था यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर था कि ये एग्जाम को मुझे क्रैक करना है। तो ये सारी चीज हमारे अंदर रहेंगी होंगी, तो उसके बाद ही जो इतनी बड़ी एग्जाम है उसको हम सफलतापूर्वक क्रैक कर सकते हैं। बाकी जो मार्केट के अंतर्गत काफी सारी अफवाह रहती है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी किताब पढ़नी पड़ती है, अंडर द सन जितना कुछ आता है वो सारे यूपीएससी में पूछते हैं, ये सारे मिथक है। इतना कुछ नहीं है। यूपीएससी की जो कुछ सेलेक्टेड बुक है उन्हीं सेलेक्टेड बुक को हमको पढ़ना है। जितना ज्यादा हम उनको सेलेक्टेड बुक को रिवाइज करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को पास कर सकता है। इस एग्जाम के लिए कोई इंटेलिजेंस की इतनी जरूरत नहीं होती। इसमें जो मुख्य जरूरत होती है हमें हार्ड वर्क की, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। और इसमें हमें जो लगन, धैर्य और मेहनत, अगर ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बन जाए तो कोई भी इस एग्जाम को पास कर सकता है।
गगन जी, मेरे पास दो प्रश्न हैं, जितना आपने हमें इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन उससे पहले बच्चों के कुछ प्रश्न हैं, मैं वो पढ़ देती हूँ। रमज्ञा का प्रश्न है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ, साथ में एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो क्या मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैकेनिकल रख सकती हूँ? हाँ, जो सिविल सर्विस है इसमें ऑप्शनल मैकेनिकल रहता है, लेकिन जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा था लेकिन मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। तो जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट है इनमें थोड़ा दिक्कत ये आती है कि इनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, और इनमें के अंदर को जो पेनल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मान लो कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, उसमें हमें एक जगह कहीं पे भी मिस्टेक हो गई और आंसर हमारा गलत आ गया, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें वो 1 या 2 नंबर ही देगा। पूरा सही है तो 7-8 तक हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट है मैकेनिकल सब्जेक्ट में, उनको अच्छी लगती है, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है 5-6 साल के, उनको एक बार देख सकते हैं कि किस प्रकार के पेपर आते हैं और उन पेपरों में कितना कंफर्टेबल है करने में। तो अब उनका मैकेनिकल वो ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट मैकेनिकल से सिलेक्टेड भी होते हैं। अगर वो पेपर देखने के बाद उनको लगता है कि जो मैंने जिस लेवल का पढ़ा है उस लेवल से मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, तो काफ़ी सारे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, एंथ्रो है, दूसरे जो भी सब्जेक्ट है उनको एक बार पढ़ के देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए सुटेबल होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं। थैंक यू गगन जी फॉर द गाइडेंस। यहाँ पर इन्हीं ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्या सोशियोलॉजी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है ऑप्शनल के लिए? मैं मानता हूँ कि सारे सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग भी रहते हैं, सारे सब्जेक्ट लो स्कोरिंग भी रहते हैं। अगर हम ट्रेंड को देखें तो पिछली बार काफी बारों में मैथमेटिक्स का काफी ज्यादा स्कोर रहा था, लेकिन वो कुछ ही स्टूडेंटों का रहता है। तो हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हाई मार्किंग, कोई भी सब्जेक्ट लो मार्किंग, ये सारे सब्जेक्ट में होता है। 1 या 2 स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में ही हाईएस्ट मार्किंग होती है। हमें ये देख के कभी अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज नहीं करना चाहिए कि आजकल ट्रेंड में ये सब्जेक्ट चल रही है कि इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अगर जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा और हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल लेंगे, तो 2-3 अटेम्प्ट के बाद हमको अपना ऑप्शनल चेंज भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमारा जो इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट में हो सकता है कि आने वाले समय में हम ही उस सब्जेक्ट के टॉपर हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ और प्रश्न लेना चाहूंगी गगन जी। शैलेश का प्रश्न है, हिंदी लैंग्वेज में क्या यूपीएससी एग्जाम के लिए? ओके, दोबारा से इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया है गगन जी के एंड से। कोई बात नहीं, आप अपने प्रश्न भेजते रहिए और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं गगन जी से वो प्रश्न पूछ पाऊँ। यहाँ पर है, वापस से गगन जी आ गए हैं। सो यहाँ पर प्रश्न है दीपक जी का कि हिंदी लैंग्वेज में क्या यूपीएससी की परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हो सकते हैं या इंग्लिश आना ही जरूरी है? मैम, जो अभी पूछ रहे थे और मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपना इंजीनियरिंग पूरा इंग्लिश में होता है, उसके बावजूद भी मैंने जो एग्जाम का मीडियम था मेरा हिंदी ही था। ऑप्शनल का मीडियम मेरा इंग्लिश था, क्योंकि मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश कुछ इस टाइप का कुछ होता नहीं है। तो जो मेरे जनरल स्टडी और जो ऐसे का जो पेपर था उसमें मेरा मीडियम हिंदी मीडियम था। बाकी जो दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट थी उसमें मेरा मीडियम हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, सॉरी। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम में हम सूटेबल हो उस मीडियम को हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट में हम कुछ रट के वहाँ पर लिख नहीं सकते। हमारे खुद के एक्सप्रेस होंगे, हमारी जो थॉट होंगे, हमारी जो राय होंगी, हम यहाँ से जो पढ़ के जो समझ के अपने माइंड के अंतर्गत हम जो डालेंगे उसी को हम एग्जाम के अंतर्गत आउटपुट हमारा निकलेगा। इसलिए कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, हिंदी से कम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। हाँ, ये थोड़ा है कि लेकिन इस बार 18वीं 22वीं और उसके बाद भी काफ़ी सारी रैंक हिंदी मीडियम से ही आई है। इसलिए भाषा का इसमें कोई मुख्य रोल नहीं है। एक कारण ये भी है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू हिंदी मीडियम, इसलिए इंग्लिश से कुछ ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। हिंदी मीडियम का रेशियो निकाले तो उतना रेशियो कम होता है। और ज़्यादातर जो अभी कुछ लोग सिलेक्टेड होते हैं, एमबीए वाले हो, इंजीनियरिंग वाले हो, या फिर डीयू जेएनयू या अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनका रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उस वजह से इंग्लिश वाले ज़्यादा सेलेक्टेड होते हैं। अगर हम हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें हिंदी मीडियम ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट है
जो पहले इंग्लिश ले लेते हैं लेकिन इंग्लिश के अंतर्गत वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, फिर उनको अपना मीडियम ही चेंज करना पड़ता है। गगन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो मिथ है ना वो ब्रेक किया है, क्योंकि मुझे भी ऐसा बच्चों ने बताया जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर एक्सपर्ट है, उनका कहना है अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही आपने क्लियरली मेंशन किया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसा ये मिथ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी लैंग्वेज लेकर भी बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अच्छी रैंक पा सकते हैं। यहाँ पर श्वेता कुमारी जी का एक प्रश्न है कि सर ऐसा कहा गया है कि अगर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करनी है और क्वालिफाई करना है तो आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैम इसमें तो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर मेरे घर पे ये सारी सुविधा होती, इंटरनेट होता, बुकों की सुविधा होती, ये सारी सुविधा होती, तो मैं अपने घर पे ही रह के प्रिपरेशन करता। दिल्ली में यहाँ पे आना, दिल्ली में इतना सारा पॉल्यूशन रहता है, दिल्ली में आप यहाँ किराया दो, और फिर रूम भी यहाँ पे काफी छोटे छोटे आपको मिलेंगे, खाने की भी यहाँ पे काफी सारे वो होती है। अगर हमारे घर पे इस प्रकार की फैसिलिटी है और हम घर पे ये सारी चीज अवेलेबल कर सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि किसी भी पार्ट में हम रह के पढ़ाई कर सकते हैं। बस हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, मेहनत करने की हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो अगर हम देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, वहाँ ये सारी सुविधा, आजकल इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है, दिल्ली से मटेरियल हम कोरियर भी करवा सकते हैं अपने घर पे। तो दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम रहते हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं, उसी सिटी में से हम ये तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न है शैलेश का, कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमें कितना टाइम देना होगा? ये प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न है जी। मैम वैसे तो इसका कोई फिक्स टाइम तो ऐसे होता नहीं है, ये तो जैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो अपना पूरा सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि 1 साल इसके लिए काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। 1 साल में हमारा टाइम मैनेजमेंट हो कि हमें किस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। शुरू के जो एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम होने से 1 साल पहले शुरू के हम 5-6 महीने प्रीलिम और मेंस दोनों का पढ़ सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री हिस्ट्री जैसे प्रीलिम में भी सब्जेक्ट होती है, मेंस में भी सब्जेक्ट होती है, तो दोनों का सिलेबस सेम सा है लगभग। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है। तो कुछ ऐसी सब्जेक्ट होती है जो प्रीलिम में और मेंस में वो कॉमन होती है, तो इनको हम पहले खत्म कर ले। उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो प्रीलिम में नहीं आते लेकिन जो मेंस में आते हैं, जैसे गवर्नेंस का टॉपिक है, सोशल इश्यूज होते हैं, फिर इथिक्स है। और इसी के साथ साथ हम ऑप्शनल भी इन्हीं के पैरेलल हम पढ़े। तो ऑप्शनल का सिलेबस अगर आपका ह्यूमैनिटी टाइप की सब्जेक्ट है तो वो 3 से 4 महीने में हो जाएगा। और इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स टाइप की कोई सब्जेक्ट है साइंस वाली, तो उनमें आपको थोड़ा 5-6 महीने तक का टाइम लग सकता है। तो शुरू में हम अपनी जनरल स्टडीज और ऑप्शनल साथ साथ पढ़े। बाकी जो प्रीलिम से पहले लगभग 3 महीने रहते हैं, तो हम प्रीलिम को पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने पहले जितना पढ़ा हुआ उसको बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू जितने हम सॉल्व करेंगे उतना ही हमको जो एग्जाम होगी, एग्जाम में हमको फायदा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर मेंस का पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए लगभग 3 महीने पहले हमें बिल्कुल प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस टाइप की तैयारी करें। और जो प्रीलिम एग्जाम अगर हम अपनी इतनी मेहनत के साथ इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस, लगभग 50-60 क्वेश्चन, 50-60 पेपर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे प्रीलिम्स के। आजकल सी सेट का भी उसी टाइप से हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो प्रीलिम आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। और प्रीलिम जैसे ही क्वालिफाई होता है तो उसके बाद हमको लगभग 3-3.5 महीने का टाइम मिलता है। एग्जाम के बाद हम 5 से 7 दिन तक का या एक वीक का हम गैप ले सकते हैं। और गैप लेने के बाद हम अपने मार्क। कोई बात नहीं गगन जी, हमें फिर से ज्वाइन कर लेंगे। मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाह रही थी कि खैर वैसे गगन जी हमें काफी सारी बहुमूल्य इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं यूपीएससी से जुड़े हुए। लेकिन अगर आपको रिटर्न इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में आप सबके लिए। आप इन सब इस लिंक में आप जा सकते हैं और एक रिटर्न इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। लेट मी चेक गगन जी ने ज्वाइन किया कि नहीं। हाँ जी, जी गगन जी। हाँ मैम, जैसे प्रीलिम होने के बाद, जो प्रीलिम एग्जाम होने के बाद हमें 5-7 दिन का हम गैप ले सकते हैं। और उस गैप जैसे ही हम वो गैप लेंगे तो हम जो अपना मार्क्स उसके अकॉर्डिंग हम फिर से जो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके
ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दे। सबसे पहले हम वो सब्जेक्ट को पढ़े, जैसे एथिक्स है, वो अभी हमने प्रीलिम में नहीं पढ़ी थी, या फिर सोशल इश्यू है, एनवायरनमेंट है, या जो दूसरे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं जैसे सिक्योरिटी है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सारे जो छोटे टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में जो जो टर्म लिखी हुई है उन्हीं को इसके अंतर्गत पढ़ना होता है, और काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होती है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन 50 नंबर का आता है पेपर 2 में, सिक्योरिटी 50 नंबर का आता है, गवर्नेंस 50 नंबर का आता है। तो इन सारे जो छोटे वाले टॉपिक है इनको हम 25 से 30 दिन में इनको खत्म कर ले, एथिक्स को खत्म कर ले, और ऑप्शनल का एक बार रिवीजन कर ले। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लगाना कोचिंग में, या फिर रूम्स पर भी लेके यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ट्रेंड है, अगर हम पिछले 10 से 15 साल के पेपरों को एनालाइज कर ले तो लगभग 30% तो वो क्वेश्चन फिर से रिपीट होने लग जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन। जितना भी यूपीएससी का सिलेबस दिया है उतने पॉइंटों को हम 1 या 2 पेज में नोट्स के रूप में तैयार कर लें, और लास्ट के जो 15 से 20 दिन रहते हैं उन 20 दिन में हम अच्छे से उन सारी चीजों को रिवाइज कर ले। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है उससे पहले 5 दिन का गैप भी होता है मेंस एग्जाम में, तो उन 5 दिन में हम अच्छे से ऑप्शनल सब्जेक्ट को और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी अलग अलग चीजों के लिए हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो जो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से होगा और सारी चीजों को हम कवर भी कर पाएंगे। इससे पहले कि हम अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाएं, यहाँ मैं अटेंडीज के लिए एक पोल लॉन्च कर रही हूँ। ये पोल क्यों लॉन्च किया जा रहा है? ताकि हम समझ सके आपको ये सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं। तो पहला प्रश्न है, क्या ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है? आप इसे यस या फिर नो में आंसर कर सकते हैं। आई होप आप सारे देख पा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है इसको पोल को आप सीरियसली कंसिडर करें और इसे पोल करें। सेकंड प्रश्न है, क्या आप शिक्षा के इस वेबिनार को और लोगों को रेफर करेंगे या आपको पसंद आ रहा है? तो आप इसे रेट कर सकते हैं 1 से 10 के स्केल में। 1 जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और 10 जो है आपको बहुत पसंद आ रहा है। ये मैं पोल 2 मिनट के लिए ओपन रखूंगी और मीनवाइल हम गगन जी से बात करते हैं। गगन जी, आपने अपने वर्ड्स में काफी बार स्टडी हार्ड विद स्मार्ट वर्क आपने ये मेंशन किया। अगर कहूं तो आपने 3-4 बार ये मेंशन किया है, पूरा टर्म ये स्टडी हार्ड विद स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? हम सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट है? यस मैम। मैम, हार्ड वर्क लगभग यूपीएससी में जितने भी लोग तैयारी करने आते हैं, सारे तो नहीं लेकिन मैक्सिमम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो स्मार्ट वर्क करना थोड़ा भूल जाते हैं। जैसे हम इस एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने मान लो कि जीएस 2 का पेपर हम पढ़ना तैयार किए। जीएस 2 में हमारे पॉलिटी भी सब्जेक्ट होता है, गवर्नेंस रहता है, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन है। ये 4 टॉपिक मेनली इसमें रहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत लेते हैं। मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी थोड़ा बात कर रहा हूँ। पॉलिटी लेते हैं, पॉलिटी को सारी पढ़ देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सिलेबस में कौन कौन सी टर्म मेंशन है। कुछ टर्म सिलेबस में क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब ये पॉलिटी उस बुक में कहीं मिलेगा नहीं हमको लक्ष्मीकांत में, तो इसको पढ़ना हम भूल जाएंगे। और यहाँ से यूपीएससी हर 1 या 2 साल में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फिर। तो ये हमको देखो कि कहाँ पे हमको कौन सी जो बुक है उसका कहाँ पे कितना यूज हो रहा है, और कौन सी चीज हमको दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत है। तो ये एक स्मार्ट वर्क के अंतर्गत आता है कि हम पढ़ तो वही चीज रहे हैं, वही बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना बुक हमको पढ़ना है। हमको यहाँ पे कोई जैसे बोलते हैं कि प्रखंड पंडित बनने की हमको जरूरत नहीं है, हमको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। बाद में नॉलेज काफी हम ले सकते हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए हम दूसरी बुक एग्जाम के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको इतना पढ़ना है कि एग्जाम में हमारा काम चल जाए बस। एक बुक के एक सब्जेक्ट के लिए हम 3-3 बुक पढ़ते रहते हैं। मान लो किसी ने बोल दिया कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, डीके बसु पढ़ लो, या फिर कोई और बुक भी पढ़ लो, तो ये भी एक गलती होती है। स्मार्ट वर्क में यही आता है कि आपको एक ही बुक पढ़नी है, उसी बुक। गगन जी बात कर रहे थे स्मार्ट वर्क की, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में कैसे स्मार्ट वर्क करें ताकि हम क्वालिफाई कर सके, और यहाँ हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जी गगन जी। मैम, मैं बता रहा था कि जो स्मार्ट स्टडी में यही सारी चीज आती है कि हम उस बुक को कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं।
इसी के साथ स्मार्ट में ये आता है कि यूपीएससी का ट्रेंड किस टाइप का है। जैसे यूपीएससी हर 1-2 साल के बाद एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सिविल सोसाइटी है, हर अल्टरनेट साल इन पर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हम इनको पहले से तैयार करके जाए। पंचायती राज के ऊपर यूपीएससी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है। महिलाओं की प्रॉब्लम से रिलेटेड यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें जैसे किसी नई प्रकार की कोई बॉडी बनती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। जैसे 1 साल पहले क्वाड पूछा था, उसके बाद ऑकस पूछा था, लास्ट ईयर I2U2 पूछा था। तो इस प्रकार का हमें ट्रेंड देखने की आवश्यकता है कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे I2U2 था तो काफी इसमें इतना न्यूज में नहीं था उस टाइम पे, काफी सारे लोग पढ़ के भी नहीं गए होंगे। लेकिन हमको ये देखना कि यूपीएससी का ट्रेंड किस टाइप का चल रहा है। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे, इधर उधर से पेपरों से खुद एनालाइज करेंगे, तब इस टाइप की हम स्टडी करेंगे। तो ये स्मार्ट स्टडी है। तो जैसे इसमें हम कुछ और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें हम कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन डाल सकते हैं, कुछ डेटा हम डाल सकते हैं, या फिर हम मैप बना सकते हैं। I2U2 का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें इंडिया, इजराइल, यूके और यूएसए जो इसमें के अंतर्गत जो कंट्री है उन कंट्रियों का हम मैप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम स्टडी करेंगे तो ये स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत ये सारी चीज आती है। तो ये मैंने एक पेपर का एग्जांपल लेके बताया था। ऐसे ही हम प्रीलिम में यूज कर सकते हैं। मान लो कि करंट अफेयर में हमारे पास काफी सारे टॉपिक रहते हैं, लेकिन हम जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 से 15 10 साल के या फिर 8 साल के 2013 के बाद, उनको अच्छे से एनालाइज करें कि यूपीएससी की किस प्रकार के क्वेश्चनों के अंतर्गत लैंग्वेज होती है, किस प्रकार से हम कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमको ये पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत है 4 ऑप्शनों में से, तो हम आसानी से उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। 50-50 तक हो सकता है तो फिर हमको थोड़ी रिस्क लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आती है कि हम कॉस्ट बेनिफिट देखें कि किस सब्जेक्ट में हम कितना ज्यादा एफर्ट डालने पर हमको कितना कम आउटपुट मिलेगा। मान लो कि जैसे बर्ड हिस्ट्री टॉपिक है, बर्ड हिस्ट्री में से यूपीएससी का मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है और फिर आता भी नहीं है। तो हम उसी हिसाब से उसको टाइम अलॉट करें कि मान लो कि एक क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसका जो बेसिक बेसिक है उसको 5 से 6 घंटे या फिर एक दिन मैक्सिमम टाइम दें। मॉडर्न हिस्ट्री है उसका लगभग 50-60% का रहता है तो उसको लगभग 1-2 दिन टाइम दे दें। तो इस प्रकार से हमें स्टडी करने की जरूरत है कि हम कितना आउटपुट इस सब्जेक्ट के ऊपर देंगे तो हमें कितना इनपुट मिलेगा। थैंक यू गगन जी, आपने ये स्मार्ट स्टडी प्लान हमें बताया है। इसके साथ ही समय कम है इसलिए अब मैं प्रश्न बच्चों के पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। रूमा जी का प्रश्न है, सिविल सर्वेंट की लाइफ सर्विस जो है वो कैसी होती है? सिविल सर्वेंट की लाइफ 60 साल के बाद कैसी होती है? क्योंकि 60 साल में वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कैंडिडेट्स जो है वो लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? ये रूमा जी का प्रश्न है। वैसे मैम ये तो मैं 60 साल के बाद रिटायर्ड होऊंगा तो अभी मुझे अच्छे से पता चलेगा कि मेरी कैसी लाइफ होगी। लेकिन हमें 60 साल के बाद भी काफी ऐसे सेक्टर होते हैं जिनके अंतर्गत हम काम कर सकते हैं। किसी एनजीओ के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं और हमेशा हम समाज के लिए और कुछ काम कर सकते हैं। हमें खुद के लिए काम करने से ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने समाज के लिए भी कुछ काम करें। 60 साल के बाद सरकार की काफी सारी पॉलिसी भी रहती है, जीवन बीमा है, LIC की सारी पॉलिसी है, वो सारी पॉलिसी भी हमें उतना सारा तो प्रोवाइड करती है कि हम अपनी जो डेली लाइफ है या फिर हमका जो बेसिक रूटीन है, बेसिक नेसेसिटी है, उनको तो पूरा कर सकते हैं। लेकिन 60 साल के बाद हम अपने इस गांवों के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। और बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट है वो ये सारे काम करते भी है। तो इनसे किसी संस्था से वो जुड़ गए एज ए नॉन प्रॉफिट से, तो वो एक नॉन प्रॉफिट रूप से वहाँ पे काम करे, बच्चों को प्रेरित करे, तो ये काम भी सबसे बड़ा काम होता है। हम न केवल खुद के बारे में सोचे बल्कि हमारा जो समाज है उसके बारे में भी सोचना हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत ये सारी चीज आती है। तो जो 60 साल के बाद हम खुद की बजाय हम दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं, जिसमें हमारा खुद का भी भला होगा और दूसरे लोगों का भी भला होगा। थैंक यू गगन जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न है, एक्चुअली 3 बच्चों ने सिमिलर क्वेश्चन भेजा है। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू कि सिविल सर्वेंट हो। ओके, फिर से इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया है। और शैलेश जी, मैंने आपका प्रश्न पढ़ लिया है, हिंदू फॉलो करना है या इंडियन एक्सप्रेस? इस प्रश्न के बाद मैं आपका प्रश्न पूछूंगी गगन जी से। ओके,
तो यहाँ पर प्रश्न है उन 3 बच्चों का कि सिविल बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं जो कॉर्पोरेट जॉब के कैंडिडेट्स को नहीं मिलती। मैम ऐसे तो जो सिविल सर्वेंट में जब ट्रेनिंग होने के बाद जब पोस्टिंग मिलती है तो पोस्टिंग में बंगला मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, और जो भी एक सरकारी सेवक को जो भी सारी सुविधा रहती है वो सारी सुविधा मिलती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में जो इस तरह की सुविधा वहां पे नहीं मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक सम्मान नहीं मिलता है, सोशल प्रेस्टीज उनका कुछ नहीं रहता है। जो प्राइवेट सेक्टर में मैं मानता हूँ कि अपना अपना दोनों का योगदान है। अगर दोनों को हम अलग तरीके से कंपैरिजन करके इस प्रकार से बताएंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये कोई अच्छा जो कंपैरिजन इसके अंतर्गत नहीं होगा। दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो सरकारी सेक्टर का भी महत्व नहीं होगा, सरकारी सेक्टर नहीं होगा तो फिर प्राइवेट का भी महत्व नहीं होगा। इसलिए दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। हाँ, दोनों के कुछ फायदे हैं, दोनों के कुछ नुकसान है। फायदे नुकसान दोनों के अलग अलग है कि इसकी ये डीमेरिट है, इसकी डीमेरिट है, प्राइवेट सेक्टर की ये मेरिट ये डीमेरिट है। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। बाकी जो सारी सुविधा है जो प्राइवेट वाले लोगों को रहती है, लगभग वही सारी सुविधा सरकारी वाले लोगों को ही रहती है। बस ये काम का अंतर रहता है मुख्य रूप से कि हम जो गवर्नमेंट सर्विस होती है उसमें जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में हमारा काम है वो एक कंपनी के लिए ही होता है, और हम उस बस एक ही सेक्टर के अंतर्गत ज्यादा काम कर पाते हैं। उसमें जो पब्लिक इंटरेक्शन है लगभग जीरो रहता है। बस हम लगभग जो डेस्कटॉप के सामने बैठ के या फिर किसी अन्य एक्टिविटियों से ही हम वहाँ कार्य करते हैं, जबकि यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्या सुलझाते हैं। तो ये सारे जो इसमें अंतर होते हैं। ओके, यहाँ पर प्रश्न आया है वर्षा जी का। उनकी एमकॉम की स्टडी चल रही है, अगेन हिंदी मीडियम में चल रही है। तो वो कंफ्यूज है कि उनको यूपीएससी में क्या मीडियम लेना चाहिए। वैसे वर्षा जी, गगन जी इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर एक दो वाक्य में अगर कुछ गाइडेंस दे पाए तो। मैं वर्षा जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आपका किस मीडियम में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। आप अपने जो थॉट्स है, पढ़ना एक अलग चीज होती है लेकिन थॉट को एक्सप्रेस करना एक अलग चीज होती है। मैं हिंदी में ही पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ सकता हूँ, मुझे इंग्लिश में पढ़ने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अपने जो खुद के थॉट्स है उनको मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसलिए अगर वर्षा जी को लगता है कि वे अपने थॉट्स को हिंदी में या फिर जिस भी मीडियम में अच्छे से एक्सप्रेस करती है, उनको वही मीडियम लेना चाहिए। किसी के मेरे दोस्त ने इंग्लिश मीडियम लिया तो मुझे भी इंग्लिश मीडियम लेना चाहिए। इस तरीके से वर्षा जी को ना सोचना चाहिए कि वो अपने थॉट्स को कहाँ एक्सप्रेस कर सकती है। वही मीडियम अगर वो लेंगी तो उनको उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि उनके बारे में हमको अपने थॉट प्रोसेस से ही हमने आसपास जो पढ़ा हुआ है उसी से लिखना पड़ता है। अगर हम जो भी रट के जाएंगे वह रटा हुआ कोई काम नहीं आता। जो हमने समझा है वो समझा हुआ ही हमारे जो थॉट प्रोसेस है वही थॉट प्रोसेस वहां पर दिखती है। आई होप वर्षा जी आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। और रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, अगर इसमें कुछ भी आपकी राय हो तो। मैम ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि द हिंदू भी न्यूज़पेपर अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, या फिर हिंदी में अगर कोई पढ़ना चाहे दैनिक जागरण, जनसत्ता है, ये भी न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ सकते हैं। द हिंदू थोड़ा यूपीएससी टाइप से अपना पेपर सेट करने लग गया कि यूपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम में मेंस में पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो न्यूज़पेपर है वो आता है। लेकिन वो बोलते हैं कि द हिंदू की जो इंग्लिश है वो थोड़ी कठिन होती है, इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स है वो थोड़े इजिली होते हैं, वो समझ में भी आते हैं। तो दोनों न्यूज़पेपर के अपने अपने फायदे हैं, और दोनों न्यूज़पेपर में लगभग कंटेंट सेम ही रहता है। हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ ले, उन न्यूज़पेपरों में लगभग कंटेंट सेम ही रहता है। तो जो ये हमारी पसंद की बात है कि हम किस न्यूज़पेपर में ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस में कंफर्टेबल हूँ, कोई दूसरा मेरा साथी द हिंदू में कंफर्टेबल है, तो वो द हिंदू पढ़ना चाहिए, मुझे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। हम एक बार एक दो दिन द हिंदू भी पढ़ ले, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ ले, जो न्यूज़पेपर हमको कंफर्टेबल लगे वही हमको पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पर प्रश्न है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में काफी कंफ्यूजन हो रही है सर, तो आपने किस तरह से अपना ऑप्शनल सेलेक्ट किया था।
हाँ मैम, ये बिल्कुल सही है कि जो ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो काफी कंफ्यूजन रहता है कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले, लेकिन इंजीनियरिंग में उतना स्कोर नहीं होता रहते, तो बिल्कुल अननोन सब्जेक्ट रहता है। जब मैंने जो अपना सेलेक्ट किया था तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थी, या मुझे सिविल इंजीनियरिंग लेना है या फिर मैथमेटिक्स लेना है। लेकिन जब मैं इस पढ़ाई स्टार्ट किया था तो जो एक हिंदी मीडियम में सिविल इंजीनियरिंग को लिखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया। बाकी उसके बाद यूपीएससी ने ये सुविधा भी प्रोवाइड करी थी कि आप अपने जो कंपलसरी पेपर है उनका मीडियम दूसरा हो सकता है, ऑप्शनल का मीडियम आप दूसरा रख सकते हो। तो ऑप्शनल का मेरा मीडियम इंग्लिश था, बाकी जो दूसरी सब्जेक्ट थी उनका मेरा मीडियम हिंदी था। तो इसमें हम कुछ ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि ग्रेजुएशन में हमने कौन सी सब्जेक्ट पढ़ी है। अगर उन सब्जेक्ट में से हमारा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो हमें अब वही सब्जेक्ट लेनी चाहिए। उसमें हम पहले यूपीएससी के 4-5 साल के पेपर देख सकते हैं कि इस प्रकार का पेपर आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, इतने इतने वर्डों में ये सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं। अगर हमें गगन जी जल्द ज्वाइन करेंगे। और यहाँ राहुल जी, मैंने आपका प्रश्न देख लिया है। मैं बीकॉम परस्यू कर रहा हूँ, क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? ये मैं जरूर प्रश्न पूछूंगी गगन जी से। देखते हैं अगर ज्वाइन किया हो तो। जी गगन जी। मैम, जो अभी ऑप्शनल का बता रहा था कि ऑप्शनल में अगर जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ी है उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, फिर उतनी कंफर्टेबल वो सब्जेक्ट नहीं लग रही, तो हम फिर 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको चूज करनी चाहिए। जैसे जो जिस भी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर ज्योग्राफी, एंथ्रो, या फिर जो भी 3-4 सब्जेक्ट है उनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के देख ले एक बार, कि इस सब्जेक्ट को हमने 2 दिन पढ़ के देख लिया, उसके हमने पेपर देख लिए कि किस प्रकार के पेपर इसके है। तो उन थोड़ा पढ़ के देखो, उस 1 महीने तक भी आप पढ़ के देख लो। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन वो होता है कि हमने 5-6 महीने पढ़ लिया और उसके बाद हमको पता चला कि इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब्जेक्ट हम लिख नहीं पाएंगे, तो उसमें हमारा ज्यादा टाइम वेस्टेज है। इसलिए 1 महीने पहले उसको पढ़ के देख लो, उससे क्वेश्चन देख लो कि ये क्वेश्चन हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, तो वो सारी चीज हमारी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी का इंजीनियरिंग या फिर जो साइंस वाली सब्जेक्ट है, अगर उनका इस प्रकार का एप्टीट्यूड है, तभी उनको ये सारी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग वाले या फिर साइंस वाले होते हैं वो मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग या फिर दूसरी सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन इन सारी सब्जेक्ट में स्कोर करना थोड़ा कठिन रहता है। क्योंकि अगर हमारा एप्टीट्यूड उस लेवल का नहीं है तो इन सारी सब्जेक्टों में हम उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ह्यूमैनिटी वाली सब्जेक्ट होती है उनमें हम अगर हम क्वेश्चन आता भी नहीं है तो फिर भी हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन इधर तो बिल्कुल या तो क्वेश्चन आता है पर क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये सारी दोनों चीज होती है। इसलिए हम अपना लेवल कहाँ पे है उस चीज प्रकार के हम ऑप्शनल चूज करें। सारे ऑप्शनलों में अच्छे नंबर आते हैं, सारे ऑप्शनलों में खराब नंबर भी आते हैं, इसलिए हमें कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए ये हमको ही पता लग सकता है। गगन जी, हमारे पास समय काफी कम है लेकिन प्रश्न का नंबर जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर राहुल ककाती जी का प्रश्न है, बीकॉम परस्यू कर रहे हैं, क्या वो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? गगन जी, यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप ओवरऑल कवर कर दे इस क्वेश्चन को, कि बेसिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैम, जो सिविल सर्विस में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, मिनिमम 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता है। अगर 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन है वो किसी भी स्ट्रीम में हो, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 3 साल का, 4 साल का, जितने भी साल का ग्रेजुएशन अलग अलग स्ट्रीम में होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हमारी जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए 1 जनवरी को। तो 21 साल एज है, किसी भी स्ट्रीम में हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है। धन्यवाद इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न है, जो कंपलसरी 2 सब्जेक्ट है, क्या उसके लिए अलग अलग किताबें हमें पढ़नी चाहिए? और अगर अलग अलग है तो मार्केट में कौन सी उपलब्ध है? जो कंपलसरी पेपर होते हैं उनके लिए वैसे कोई बुक पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर लोग मान लो कि हिंदी बेल्ट के हैं तो उनको सब लोगों को बेसिक हिंदी लगभग आती है, तो हिंदी का वो एक न्यूज़पेपर एग्जाम के टाइम ही, एग्जाम से 1 दिन पहले ही पढ़ सकते हैं। अगर किसी की बेसिक इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश भी बिल्कुल बेसिक लेवल की होती है। 100 नंबर का ऐसे रहता है, 75 नंबर का एक पैसेज रहता है, प्रिसाइज राइटिंग रहती है, कुछ 50 नंबर की ग्रामर रहती है। तो अगर जिसको बेसिक इंग्लिश आती है तो उसको किसी भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है
7-8 साल के हो, 7-8 साल के यूपीएससी की वेबसाइट पे वो सारे पेपर अवेलेबल है, वहां से उनको हम डाउनलोड कर ले और उनको देख ले कि किस प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर हमको थोड़ा उनको पढ़ने की जरूरत है, बाकी कोई सेपरेट बुक इनके लिए ऐसा खरीदने की जरूरत नहीं है। गगन जी, वैसे शायद यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी पीवाईक्यूज और मॉक्स अवेलेबल होते हैं, राइट? मैम पीवाईक्यू अवेलेबल रहते हैं लेकिन मॉक अवेलेबल नहीं होते। पीवाईक्यूज होते हैं, ओके। यहाँ पर मैं अगला प्रश्न लेती हूँ सत्येंद्र सिनोरिया जी का। सर, यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत टफ होता है क्या? नहीं, यूपीएससी का इंटरव्यू बिल्कुल टफ नहीं होता, काफी अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। वो बिल्कुल भी हमें इस प्रकार का नहीं करते कि बच्चा डिमोटिवेट आ जाए, पानी का पूछेंगे, अच्छे से बात करेंगे। बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे आपका और मेरा कन्वर्सेशन हो रहा है इसी प्रकार का कन्वर्सेशन होता है। वो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सॉरी बोल दो कि सॉरी सर मुझे ये क्वेश्चन अभी पता नहीं है, फिर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इंटरव्यू से बिल्कुल डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बाहर थोड़ा मार्केट में या फिर इंटरव्यू जो यूट्यूब है दूसरे चैनलों में वहाँ पे बताया जाता है कि बहुत हार्ड होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नॉर्मल क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आसपास एक्टिविटी हो रही है उसी प्रकार के क्वेश्चन। तो इसका मतलब सत्येंद्र जी, जो हम समझ पाए कि गगन जी हमें बता रहे हैं इंटरव्यू टफ नहीं होता, लेकिन यू हैव टू बी कॉन्शियस कि व्हाट्स गोइंग अराउंड योर एनवायरमेंट और समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू बी अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है। जी गगन जी। हाँ मैम, वही जो हमारा जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा ये, जो इंटरव्यू ना होकर पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि किस टाइप से हम जवाब देते हैं, ना कि ये होता है कि कितने क्वेश्चनों का हम जवाब देते हैं। जवाब देने का तरीका इसमें मैटर रहता है, हमारी किस चीज के ऊपर किस प्रकार की ओपिनियन है। हमारे आसपास जो एक्टिविटी है, करंट के जो इवेंट हो रहे हैं, बेसिक नॉलेज एक आदमी को होनी चाहिए, उतनी नॉलेज हमको होने की जरूरत है। बाकी तो इतना सारा पढ़ने के बाद हमको इतना नॉलेज हो जाता है कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, काफी सारे सन हमें याद रखने पड़ते हैं, डेट्स याद रखनी पड़ती है। क्या कोई इजी ट्रिक है इनको याद करने की? नहीं, ऐसे तो जैसे इतनी सारी सन और जो डेट है वो तो इतनी याद नहीं करनी पड़ती। बस हमें क्रोनोलॉजी थोड़ा पता होनी चाहिए कि ये चीज पहले हुई थी, ये चीज इसके बाद हुई थी। और ऐसे अगर क्रोनोलॉजी हमको पता है तो प्रीलिम में इनका ज्यादा यूज होता है। और वो इतना पास पास भी कोई चीज नहीं पूछते कि बिल्कुल पास पास हो कि कोई चीज मान लो कि 1916 में हुई हो, फिर 1916 जून में जुलाई में, इस टाइप की वो चीज नहीं पूछते। यूपीएससी में ये सारी चीज पीसीएस में पूछी जाती है कि कौन सा राजा महाराजा कब जन्म हुआ था, कब उसकी मृत्यु हुई थी, कब ये युद्ध हुआ था। बस बेसिक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। और हम जब एक चीज को सिलेबस को हम 5 से 6 बार पढ़ लेते हैं तो बेसिक क्रोनोलॉजी हमको पता चल जाती है, और कोई ऐसी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए। और एक और प्रश्न है जो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि यूपीएससी टॉपर्स कहते हैं कि 10 घंटे की पढ़ाई हमें डेली करनी चाहिए। तो क्या ये बात सत्य है? हमें इतना ही पढ़ना चाहिए या कुछ और चेंजेस हो सकते हैं? मैम ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन इसमें डिपेंड थोड़ा करता है, लेकिन जो हमारी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ड्यूरेशन, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम एग्जाम से 6-7 महीने पहले हम 6 या 7 घंटे डेली पढ़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। लेकिन जब एग्जाम आती है तो उस एग्जाम के आसपास तो हम 10 घंटे 12 घंटे तक भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो 1 महीने पहले का जो टाइम है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम को हम जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे वो यूटिलाइज अपने आप हो सकता है। और ये हाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि 10 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग 12 घंटे तक भी पढ़ लेते हैं, 13 घंटे तक भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये पूरा 1 साल तक नहीं हो पाएगा। ये कुछ एग्जाम से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले, 15 या 20 दिन पहले, उस टाइम में इस प्रकार से हम करने की जरूरत है। जैसे एक तरीके से मैराथन दौड़ है कि पहले आप धीरे धीरे दौड़ो, फिर जैसे ही आप अपने गोल के नजदीक आए तो फिर स्टंट मार दो। गगन जी, आपने कंसिस्टेंसी की बात करी। अगर मैं बात करूं, यूपीएससी की परीक्षा करीबन 8 से 11 लाख बच्चे हर साल देते हैं, जिसमें से अगर बात करें तो 1000 की तादाद में ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। और तो एग्जाम क्रैक करने के लिए जो सीरियसनेस चाहिए या फिर दृढ़ संकल्प चाहिए या प्रेरणा चाहिए, आपने कैसे इसे कंसिस्टेंट रखा, कैसे बरकरार रखा?
जैसे मैं मेरा 2019 में मैं पहली बार अपना एग्जाम दिया था, तो उस साल मेरा प्रीलिम हो गया, पहली बार में मेंस भी हो गया, और मैं उस साल इंटरव्यू दे दिया था। लेकिन जब मैं 20 में फिर एग्जाम दिया तो मेरा मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मेरे अंदर काफी सारे नेगेटिव थॉट आने लग गए थे, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट तक भी मेरे दिमाग में आने लग गए थे। लेकिन बस मैं यही सोचता था कि अगर यूपीएससी में अगर होता है तो मुझे कितना अचीवमेंट सारी चीज होंगी, मेरे क्या गोल होंगे, माता पिता कितने खुश होंगे, क्योंकि पिताजी खेती करते थे, मम्मी भी एक हाउस वाइफ थी, तो वो कितने खुश होंगे। तो मैं इस सारी चीजों को अपने घर परिवार वालों के साथ जोड़ के, समाज के साथ जोड़ के, इन सारी चीजों को जोड़ के देखता था कि जब मुझे अचीवमेंट मिलेगा तो इससे केवल मैं ही खुश नहीं होऊंगा, बल्कि मेरे आसपास वाले कितने सारे लोग खुश होंगे। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था। परिवार वाले मोटिवेशन थे, समाज वाले मोटिवेशन थे, खुद अपने लिए मोटिवेशन था, क्योंकि पढ़ाई में मानता था कि पढ़ाई ही सबसे इजी काम है। क्यों, जब मैं अपने घर वालों को देखता था कि वो खेतों में सुबह जाते थे, पूरे दोपहर तक वो काम करते थे, लेकिन जब पढ़ाई में तो हमारे पास पंखा रहता है, कूलर रहता है, एसी भी रहता है, तो इतनी सारी सुविधा मुझे रहती है, तो बस मेरा एक काम था कि मुझे पढ़ना है बस। तो उस पढ़ने में कंसिस्टेंसी, अपने लिए मोटिवेशन हो, मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकती है। मुझे मोटिवेशन अपने घर परिवार वालों से मिलता था, और मैं यही सोचता था कि जिस दिन ये अचीवमेंट मिलेगा तो फिर जो सारी भी स्ट्रगल है वो सारी स्ट्रगल। तो हमारे लिए तो वो सुनकर ही काफी मोटिवेटिंग है जो गगन जी ने हमें बताया कि उनकी लाइफ कैसे रही और उनका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था। जी गगन जी, आप और बताना चाहेंगे अपने मोटिवेशन के बारे में? हाँ, इस तरीके से हम अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से अपना मोटिवेशन ले सकता है कि कहाँ से, परिवार से, दोस्त से, या फिर किसी रिलेटिव से, कहीं से भी मोटिवेशन मिल सकता है। जहाँ से हमें मोटिवेशन मिले वो मोटिवेशन हमें लेने की जरूरत होती है। और हमारे आसपास जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि उसके अंतर्गत नेगेटिविटी ना हो। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, बस वो यार होगा नहीं अपने से, इतनी सारी कठिन एग्जाम है, इतने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहो। मैं तो हमेशा कोशिश करता था कि ऐसे लोगों से कम फ्रेंडशिप हो, फ्रेंड सर्कल थोड़ा छोटा हो, उसमें उसी प्रकार के लोग हो जो एग्जाम के प्रति सीरियस हो। क्योंकि जब सीरियस लोग होते हैं तो उसमें सीरियस तरीके की बात होती है, किसी नेगेटिविटी वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहती। तो ये सारी चीज, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इस तरीके का है, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। क्योंकि इस एग्जाम के अंतर्गत हमारा राइट एटीट्यूड होना, नेगेटिविटी से दूर रहना, मोटिवेशन को लगातार बनाना, कंसिस्टेंस रहना, तो ये सारी चीज जरूरी होती है। और ये सारी चीज जब तभी जरूरी होंगी जब हम अब खुद सही होंगे, अपने निर्णय सही लेंगे, अपनी आसपास की चीजों को सही रखेंगे। और इसमें जैसे सोशल मीडिया से हम दूर रह सकते हैं। जब मैं कॉलेज से निकला था तो मैंने अपने अंदर ये प्रेरणा ली थी कि जिस दिन मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन होगा उसी दिन मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वहीं पे अपनी पोस्ट डालूंगा। तो 4 साल तक मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रहा। जब भी मैं सिलेक्शन हुआ तो उसी के बाद मैं अपनी पोस्ट डाला था, तब तक मैं बिल्कुल इन सारी चीज़ों से दूर रहा। तो ये सारी चीज़ अगर हम उपयोग करें तो इस एग्ज़ाम को हम कर सकते हैं। आपके शब्दों से, आपके मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिल गई, एंड आई होप रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो गॉट मोटिवेशन फ्रॉम योर वर्ड्स। मन तो नहीं है इस सेशन को समाप्त करने का, लेकिन जो समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, और तो यहाँ पे हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन गगन जी, आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम चाहते हैं कि आप कुछ टिप्स दे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मैम, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो टिप्स तो ऐसे तो कोई फिक्स टिप्स तो होते नहीं है कि आप ये करोगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेन टिप्स इसमें यही है कि आपको कठिन परिश्रम करना है, धैर्य रखना है, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क जो मैं पहले बता दिया था। बस हमको ये सोचना है कि जितनी हम मेहनत करेंगे, हमको उस तरीके की सर्विस भी तो इसमें मिलने वाली है। एसडीएम, आईपीएस, आईआरएस कोई छोटे लेवल की पोस्ट नहीं है। तो हम उन पोस्टों को देखे, हमारा लक्ष्य देखे कि अगर हमारा सिलेक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा। एक जिले के हम जिला कलेक्टर होंगे, एक जिले के हम एसपी होंगे, किसी क्षेत्र में हम आईआरएस होंगे। तो उस लेवल का हम सोचेंगे, तभी हमें मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा यहाँ से। तो हम बनने भी वाले क्या है उतना मेहनत करने के बाद, तो फिर वो मेहनत हमें छोटी लगने लगेगी कि ये मेहनत हम अभी कम किए हैं, और हमें मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि जितना बड़ा गोल होगा, जितना बड़ी हमें लक्ष्य होगा, जितना उसका पीछे हमारा एंड्स होगा, उतना ही हम अच्छे तरीके से उसके ऊपर मीन्स दे पाएंगे। जब मीन्स ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर एंड का हम कैसे
उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो गांधी जी है या फिर गीता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इसलिए हम अगर अच्छा कर्म करते जाएंगे, अच्छा काम करते जाएंगे, तो हमें अवश्य ही जो हमारा फल है, जो हमारा एंड्स है, वो काफी अच्छा होगा। धन्यवाद गगन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का वेबिनार यहाँ समाप्त होता है। अगर फिर भी अटेंडीज के कुछ प्रश्न रह गए हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में। पोस्ट सेशन ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस हेयर, और हम कोशिश करेंगे कि गगन जी से उन प्रश्नों का उत्तर ले पाए और आपको लिख करके भेजे जाए। मैंने लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। गगन जी, आपके समय और दिए गए गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। साथ ही सॉरी हमारे जी जी गगन जी। सॉरी मैम, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा इशू आ रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। कोई इशू नहीं गगन जी, मतलब वो इतना ज्यादा हर्डल नहीं था हमारे लिए, लेकिन जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो काफी वैल्यूबल है, और अगर बच्चे उसे फॉलो करें तो फॉर श्योर, इवन आई एम श्योर कि उनका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए अटेंडीज का भी धन्यवाद। और इसी के साथ मैं शिल्पा लेती हूँ आप सबसे विदा। शिक्षा.com की वेबसाइट www.shiksha.com आप चेक करते रहिए, क्योंकि हम आए दिन ऐसे वेबिनार्स लेकर के आते रहते हैं, और वहां पर आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।